आइटम नंबर 18 और आइटम नंबर 19 दोनों को एक साथ पढ़ाता हूँ, है ना, जल्दी समझ जाएगा। देखो, आपने एक कस्टमर को, आप दुकानदार हो और आपने एक कस्टमर को, जिस कस्टमर का नाम रमेश था, रमेश को आपने 100 रुपीज़ का माल बेच दिया। अरे आपने, आप दुकानदार हो, रमेश को 100 का माल बेच दिया, माल है ना, वस्तु। फिर 100 में से समय समय पर उसने 70 रुपए लाके दिए। यानी अभी आपको रमेश के ऊपर आपके पैसे कितने बचे? 30। और ये 30 रुपए वो लाकर देने वाला था, लेकिन अचानक वो दुनिया छोड़ के चला गया। अब ये 30 रुपए आप उससे वसूल नहीं कर पाओगे। मंजे क्या हो गया? डूब गए। डूबना, इट इज कॉल्ड एज ए बैड डेट। यानी उसको टेक्निकल भाषा में बोलेंगे हम, अकाउंट की भाषा में, अमाउंट विच कैनॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर कॉल्ड एज ए बैड डेट। ये जरूरी नहीं है कि आपके जिसके ऊपर पैसे थे, जैसे रमेश पर 100 में से 70 लाके दिए, 30 रुपए थे और रमेश एक्सपायर्ड हो गया, आपके पैसे डूब गए, बैड डेट हुआ। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रमेश जिंदा है, रमेश जिंदा है, ही इज अलाइव, वो जिंदा है, पर आप बार बार उसको 30 रुपए मांग रहे थे। एक दिन उसका दिमाग खराब हो गया और बोल दिया उसने आपको कि जा, 30 रुपए मैं नहीं देता, मेरे पास है फिर भी देता नहीं। क्या हो गए? गुंडाइज्म। क्या कर लोगे आप? वो 30 रुपए के लिए लड़ाई करोगे? नहीं, छोड़ दोगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बैड डेट। यानी एखादा कस्टमर दुनिया छोड़ के गया, इसलिए पैसा वसूल नहीं हुआ, वो भी बैड डेट है। और एखादा कस्टमर जिंदा है पर सीधा बोलता कि मैं पैसे देता नहीं, बैड डेट। अभी बैड डेट का मतलब है बिजनेसमैन का, व्यापारी का डूबा हुआ पैसा। अभी डाउटफुल डेट क्या है? आपने एक मनोहर नाम के व्यक्ति को 200 रुपए का माल बेचा। उसने 150 रुपए ला के दिए। फिर आपके पैसे मनोहर पर कितने बचे? 50 रुपए। फिर आप उसको बार बार पैसे मांग रहे। मनोहर आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा, हाँ बोलता हो। आप जब भी आप उसको फोन करते हो 50 रुपए के लिए, बहुत मीठा मीठा बोलता है, पैसा देता नहीं, ऐसा नहीं बोला, पण दे भी नहीं रहा। मतलब कभी कभी आपके मन में डाउट आता है कि ये साला पैसा देगा भी या नहीं देगा।
वो तो जिंदा है, पैसा मांगा तो नहीं तो बोलता नहीं, पैसा देता भी नहीं, डाउट है, तो डाउटफुल डेब्ट इसको बोलते हैं। कभी लगता वसूल होगा और कभी लगता वसूल नहीं होगा। डाउटफुल है, संशय, डाउट है ना, संशय लेना। अब देखो ना, आपने सुना है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपके डैडी ने मम्मी ने नाम सुना है माल्या का, माल्या, विजय माल्या। सब बैंकों से कर्जा लिया और इंग्लैंड में जाके छुप गया। हाँ वहां पर वो अभी छुपा भी नहीं, घूमता है रास्ते पर। बैंकों के पैसे उसके तरफ है। कभी बैंक को लगता है मिलेंगे, आज नहीं कल आएगा पैसे मिलेंगे, कभी लगता है नहीं मिलेंगे। ये हो गया डाउटफुल डेब्ट। क्या हो गया? डाउटफुल डेब्ट। समझ गए? तो बैड डेट यानी जो पैसा डूब चुका, वसूल नहीं होगा, और डाउटफुल डेब्ट यानी पैसा डूबा नहीं पण डूबने के चांसेस है। ये डाउटफुल। जैसा कि अभी हमारे भारत में एक एक्सीडेंट हुआ प्लेन का, या मान लो एकाध रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में 4 लोग मर गए, स्पॉट पे मर गए, और 2-4 लोग जख्मी हैं, मरे नहीं, इंजोर्ड है, सीरियस इंजोर्ड है। उसको लाकर अस्पताल में भर्ती किया। अब कैसी पोजीशन हो गई? कुछ मर गए 4 लोग, वो जिंदे होने वाले नहीं है, बैड डेट। और जो अस्पताल में सीरियसली भर्ती है, उसकी कंडीशन डेंजरस है, वो जिंदा रह भी सकते हैं या मर भी सकते हैं। उनकी जिंदे रहने पर भी डाउट है और मरेंगे कि नहीं इस पर भी डाउट है। ये क्या हो गया? डाउटफुल डेब्ट। समझ गए आप? बिल्कुल मरा हुआ आदमी यानी डूबा हुआ पैसा है ना, बैड डेट। जो आदमी मरा नहीं, जो पैसा डूबा नहीं पर डूब सकता है, वो डाउटफुल डेब्ट। अभी सॉल्वेंट, आइटम नंबर 20 इज कॉल्ड एज ए सॉल्वेंट, SOLVENT। सॉल्वेंट शब्द बड़ा भारी भारी है, पन उसके नीचे बताता हूँ एक दूसरा भी शब्द है, इंसॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, ये दोनों के शब्दों को समझाने के पहले मैं इंसॉल्वेंट समझा देता हूँ। अगर आपके घर में एक दूसरे गांव से मेहमान आया, आप उसको, आपकी मम्मी खाना खाने बैठा और जम के खा रहा हो, जम के खा रहा, मस्त। हो सकता है कि मम्मी ने बहुत अच्छा खाना पकाया होगा, हो सकता है कि उसको टेस्ट बहुत अच्छी लगी होगी, जम के खा रहा। आपके मन में बहुत देर के बाद एक विचार आएगा, साला ये अपना दिवाला तो नहीं निकालेंगे, कितना खाएंगा ये, 2-4 लोगों को अकेला खा लेंगे क्या? दिवाला निकालना यानी हमको बैड कंडीशन में लाना। बहुत बार हम खेड़े पाड़ों में देखते हैं, विलेजेस में बच्चे जब अंकल के यहाँ जाते हैं या
मामा के यहाँ नहीं, मामी के यहाँ जाते हैं। मामा नहीं बोलता है डायलॉग, मामी बोलती है। मामी के यहाँ जाते हैं और आपने बहुत कुछ महंगी चीज़ें खा लिया, हो सकता है आपका मामा भी बोलेगा, मामी भी बोलेगी, अरे हमारा दिवाला निकाल के जाएगा क्या। दिवाला निकालना कॉल्ड एज ए इंसॉल्वेंट, हमको बेकार कंडीशन में लाके छोड़ना, कॉल्ड एज ए इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट के उल्टा है सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को मैं पहले समझा देता हूँ। जैसा आप बिजनेसमैन हो, आपके पास 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और आपके ऊपर लोगों का पैसा है 1,20,000, यानी आपके पास प्रॉपर्टी कम है 1 लाख की, और लोगों से आपने बार बार उधार पैसा लिया होगा, लोगों का पैसा आपके ऊपर है 1,20,000। कल वो सब लोग मिलकर आपके दुकान में पैसा मांगने को आते हैं। कल वो सब लोग जिनके 1,20,000 आपके ऊपर है, वो सब के सब पैसा मांगने को आते हैं, तो आप उनको 1,20,000 दे नहीं सकते। क्यों? आपकी प्रॉपर्टी भी बेचा तो 1 लाख की है, मतलब लोगों के पैसे आपके ऊपर ज़्यादा है और आपकी प्रॉपर्टी कम है। यानी प्रॉपर्टी बेचकर भी देना चाहते हो तो भी आप दे नहीं पाते या दे नहीं सकते। ऐसे कंडीशन में आपको इंसॉल्वेंट बोला जाएगा। इंसॉल्वेंट यानी आपका दिवाला निकला। और बिजनेसमैन का दिवाला तब निकलता है जब वो पैसे कोई प्लानिंग के बगैर खर्चा करता है। जैसा अपन बहुत बार सुनते हैं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, पिक्चर भी था शायद इस नाम का। यानी कमाते हो 50 पैसे, अठन्नी यानी 50 पैसे, और खर्चा करते हो 1 रुपया। ये हो गई आपकी दिवाला निकलने की पोजीशन, यानी आप हो गए इंसॉल्वेंट। फिर आप बोलेंगे इसका क्या करते आगे, वो बाद में देखेंगे। मैंने अभी आपको इंसॉल्वेंट की पोजीशन बताया। आपके पास प्रॉपर्टी कम है, यानी 1 लाख रुपए की है, और आपके ऊपर लोगों का कर्जा ज़्यादा है, यानी 1,20,000 का है, तो आपका दिवाला निकला, यानी आप हो गए इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट व्यक्ति की मार्केट में कोई कीमत नहीं होती। वो मार्केट ही छोड़ो, रिश्तेदारों में भी कोई कीमत नहीं होती। हमेशा अपने को टर्न मारते हैं वो, अरे दिवाला निकला था इसका, ये इंसॉल्वेंट पर्सन है। तो इंसॉल्वेंट समझ गए। अभी सॉल्वेंट 1 मिनट में समझ जाता। आपके पास प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की है और आपके ऊपर लोगों का कर्जा केवल 40,000 रुपये है, यानी कल चलकर वो लोग पैसा मांगने भी आते हैं आपको, तो आप उनको आराम से दे सकते हो। क्यों? आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख की है आपके पास,
कल सब मिलाकर वो 40,000 मांगने को आए, तो आप क्या करोगे? उनको बोलोगे ठीक है भाई, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है, आपके पैसे कल परसों में ले जाओ, या भी ले जाओ होंगे तो एसेट ज़्यादा है यानी प्रॉपर्टी ज़्यादा है और अपने ऊपर लोगों का कर्जा कम है, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट पर्सन। अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट में का डिफरेंस मैंने आपको समझाया। अब एक्चुअली वहां पर जो लिखा है वो पढ़ के बता देता हूं। आइटम नंबर 20, सॉल्वेंट। इफ ए पर्सन्स assets are more than liabilities or equal to his liabilities, he is a solvent person. म्हणजे आपके पास एसेट 1,00,000 रुपए की है और लायबिलिटी भी 1,00,000 से कम है, 40,000 है। नहीं, प्रॉपर्टी 1,00,000 की है और आपके ऊपर लोन कर्जा 40,000 है, तो आप हो गए सॉल्वेंट, मतलब शोधाक्षम, मतलब एनी टाइम पैसा वापस देने में काबिल हो, दे सकते हो, कैपेबल हो। यू आर इन ए पोजिशन टू पे द अमाउंट ऑफ योर क्रेडिटर्स एट एनी टाइम। दिस पर्सन कॉल्ड एज ए solvent person. Even if you have a property of rupees 1,00,000 and if you have a liability of rupees 1,00,000, asset and liability, property and liability both are equal, even then you are a solvent person because you are capable to pay the amount of liabilities. मुझे ये बोलना है 1,00,000 की प्रॉपर्टी है, आपके ऊपर कर्जा 40,000 है, तो किसी भी टाइम आप अपने कर्जदारों को पैसा वापस कर सकते हो। इतना ही नहीं तो आपके पास प्रॉपर्टी भी 1,00,000 की है और आपके ऊपर कर्जा भी 1,00,000 है, तो आप सॉल्वेंट कहा जाओगे। क्यों? ऐसे कंडीशन में भी आप उनका पैसा लौटा सकते हो, वापिस कर सकते हो। इंसॉल्वेंट आइटम नंबर 21, ए पर्सन हु इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे of his total debt from his total asset is called as a insolvent person. Such person's liability are more than asset. अभी समझाया, 1,00,000 की प्रॉपर्टी है आपके पास और आपके ऊपर कर्जा है 1,20,000, तो आप लोगों का पैसा दे नहीं पाओगे, इसलिए आप इंसॉल्वेंट हो गए हो। अभी आइटम नंबर 22, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी यानी प्रोबेबल लायबिलिटीज। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का दूसरा नाम है प्रोबेबल लायबिलिटीज। इसका मीनिंग, अर्थ समझना आवश्यक है, पर एक्चुअली जब वो अकाउंटिंग लिखेंगे, करेंगे, अकाउंट पढ़ेंगे, तो इसको टोटल में नहीं लिया जाता।
वो क्यों? वो जब ये पॉइंट आपके प्रॉब्लम में आएगा तब समझ जाएगा। फिर भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी यानी क्या, आपको समझना जरूरी है। जैसा आपका पैसा कैश बैंक में जमा है 1,00,000 रुपए, और आप 1,00,000 रुपए निकाल सकते हो कभी भी। क्यों? आपका पैसा है, वो बैंक पे जमा है, आपके अकाउंट में जमा है, कभी भी निकाल सकते हो। तो फिर एक दिन आप 1,00,000 रुपए में से कुछ पैसे, मान लो 20,000 रुपए निकालने गए। बैंक वाले ने बोला कि आप पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं। आप बोलेंगे कैसा क्या हुआ? आप बार बार समझाओगे उसको कि भाई 1,00,000 रुपए तुम्हारे बैंक में जमा है, मैं मेरे पैसे में से 20,000 रुपये चाहता हूँ, वो मुझे हो ना। मैनेजर बोलेगा आपको या बोलता होगा कि तुम्हारे खाते के पैसे अकाउंट के पैसे तुम निकाल चुके हो, तुम्हारे अकाउंट में अभी कुछ भी नहीं है, 10-15 रुपये होंगे उतने हैं। फिर आप मैनेजर को धमकाओगे, आड़ी टेढ़ी भाषा में बात करोगे। ये सही है कि तुम्हारे पैसे बैंक में थे, ये भी सही है कि तुमने पैसे बैंक से नहीं निकाले। मैनेजर बोलता है तुम निकाल के ले गए, उसका भी सही है। तो फिर गलत किसका है? आपके पैसे बैंक में जमा थे, सही बात है, तो आपके पैसे और कोई आपकी डुप्लीकेट सिग्नेचर मारकर बैंक से निकाल के लेके गया। अरे मैनेजर बोलता वो भी सही है। तो प्रश्न यहाँ पर क्या हो गया? आपका पैसा आपको न मिलते हुए वो और कोई निकाल के लेके गया। ऐसे कंडीशन में आप बैंक पर केस डालोगे, आप बैंक को कोर्ट में खींचोगे और बैंक आपके अगेंस्ट में लड़ेगी। अब बैंक की पोजीशन कैसी हो गई? अगर बैंक जीत गई, बैंक ने सिद्ध किया 1,00,000 रुपए ये सामने वाला आदमी निकाल के लेके गया, यही निकाल के लेके गया जिसके थे, बैंक जीत गई। रिजल्ट किसके फेवर में गया? बैंक के। तो बैंक आपको पैसा नहीं देगी। लेकिन अगर बैंक हार गई, कोर्ट का रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में लगा, यानी सिद्ध हो गया कि बैंक में के पैसे और कोई निकाल के लेके गया, तो डेफिनेटली बैंक आपको पैसा भरकर देगी, कॉम्पेंसेट करेगी, बैंक को देना पड़ेगा। तो इस आइटम को कोर्ट का रिजल्ट लगने तक बैंक कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलती। क्यों कंटिंजेंट बोलती? तुम्हारी और बैंक की लड़ाई कोर्ट में चालू है, अभी चलने तक 4 साल लगे।
4 साल में बैंक की पोजीशन क्या है? बैंक अगर जीत गई तो पैसा बैंक नहीं देगी, हार गई तो देना पड़ेगा। मतलब देना भी पड़ेगा या नहीं भी देना पड़ेगा, इसलिए ये देना भी पड़ेगा या नहीं भी देना पड़ेगा, इसलिए इसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। मतलब समझ गए? और नहीं समझोगे तो पढ़ के बताता हूँ, उसमें समझ गए। देखो, ए लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ कंसर्टेन इवेंट। भविष्य में अगर कोई घटना होती है तो देना पड़ेगा या नहीं भी देना पड़ेगा, इसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। आगे क्या बोलता है वो? इट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन एज इट इज नॉट कंफर्म और परफेक्ट लायबिलिटी। It does not affect the financial position of the businessman and therefore it is not shown on the liability side of balance sheet। अब प्रश्न क्या है? आप 11th में हो, ना आपको बैलेंस शीट मालूम है, ना आपको लायबिलिटी मालूम है, थोड़ी बहुत मालूम है लायबिलिटी, तो ये सारा मैं आपको एक्चुअली जब प्रॉब्लम चालू होगा तो बैलेंस शीट किसको बोलते हैं समझा दूंगा। अभी आगे क्या लिखा है? बट इट इज शोन बाय वे ऑफ फुट नोट, यानी आंसर में नीचे नोट लिखते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी करके। देखो आगे क्या? 10,000 अगेंस्ट द बिजनेस and the decision is pending in the court. It may be future liability for business on happening of an event that is court order। ने जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला वही है। जैसा कि आप, अभी मैं उल्टा पढ़ाता हूँ। आप बैंक मैनेजर हो, आप बैंक मैनेजर हो और मैं आपका कस्टमर हूं। मैंने आपके बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया 2015 में। मैंने आपके बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया 2015 में, और 2-4 साल के बाद या मान लो 2-4 महीने के बाद मैं बैंक में मेरे पैसे निकालने आया। जब मैंने पैसे निकालने के लिए चेक दिया, आप मैनेजर हो, आपने बोला कि पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आप मुझे बोल रहे हो, आप मैनेजर हो, आप ये पैसा निकाल के लेके गए। मेरे पैसे आपके बैंक में जमा थे 1 लाख, मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, और आप बोलते हैं कि पैसा निकाला। मैनेजर बोलता है कि देखो आपकी सिग्नेचर है, मैं बोलता हूँ कि वो मेरी सिग्नेचर है ही नहीं, और कोई आदमी पैसा निकाल के लेके गया। फिर मुझे तो पैसा आप देने वाले हो नहीं अभी, तो मैं बैंक पे मैं कोर्ट में जाऊंगा, आपके अगेंस्ट यानी बैंक के विरुद्ध मैं आपको 1 लाख रुपए की केस डालूंगा, क्योंकि मेरे 1 लाख रुपए आपके ऊपर है। अब ये बात है 2015 की। अब केस का रिजल्ट इंडिया में तो जल्दी लगता नहीं। आपकी पोजीशन क्या है? आप मैनेजर हो,
अगर 1-2 साल में रिजल्ट लगा मान लो, तो एक तो आपके पक्ष में आएगा वो, या आपके अपोजिट जाएगा, यानी आप जीतोगे या फिर आप हारोगे। आप जीतोगे तो आप मुझे 1 लाख नहीं दोगे, ये सिद्ध हो जाएगा कि मेरे पैसे मैं निकाल के लेके गया। और अगर आप हारोगे तो ये सिद्ध हो गया कि मेरे पैसे और कोई निकाल के लेके गया, तो आप मैनेजर करके मुझे 1 लाख रुपए भर के दोगे। ये कोर्ट का रिजल्ट 4 साल के बाद 2019 में आया। मतलब 2015 में पैसा डाला था और 2015 में मैं निकालने को आया, आपने मुझे नहीं दिया, मैंने आपके ऊपर केस डाला। 19 में केस का रिजल्ट आएगा, तो 15 से 19 से जो 4 साल है, इस 4 साल में आपको भी डर है, मुझे भी डर है, तो आपके लिए वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। क्यों? आपको पैसा देना भी पड़ेगा या नहीं भी देना पड़ेगा। आप जीत गए तो आप मुझे पैसा नहीं दोगे, आप हार गए आप मुझे पैसा दोगे। मंजे क्या हुआ? हो सकता है देना पड़ेगा, हो सकता है देना नहीं पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एज ए contingent liability. In very simple word, फ्यूचर में कोर्ट के रिजल्ट पर जो लायबिलिटी डिपेंड होती है उसको हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं या कह सकते हैं। अभी मेन पॉइंट नंबर 23 ये है डिस्काउंट का। ये है डिस्काउंट का।